नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, PMLQ के रहनुमा और पाकिस्तान के आबी ज़राए के वाटर रिसोर्स के मिनिस्टर जनाब मूनिस इलाही साहब कोई फाइटर पायलट नहीं है, लेकिन आज अब से चंद घंटे पहले सुबह पाकिस्तान की इस सियासत पे उन्होंने 2 बम गिरा दिए। एक बम का ताल्लुक नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की मूव से था, जिसके लिए PDM ने एक बहुत ठीक ठाक मोमेंटम जनरेट किया था, और दूसरा बम उन्होंने कालाबाग डैम के हवाले से गिराया। सबसे पहले सुनते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो कुछ भी मूव्स हो रही थी अपोजिशन की, उस हवाले से मूनिस इलाही ने क्या कहा। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। मूनिस इलाही ने जो कुछ कहा वो तो कहा ही, लेकिन अल्फाज का चुनाव भी बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा हम सियासी लोग हैं, ताल्लुक वाले लोग हैं, घरों में लोग आ जाते हैं, उनसे मिलना ही होता है, तमाशा लगा हुआ है। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म पे उन्होंने एक तरह से भक्ति भी कसी है कि तहरीक इंसाफ के लोगों कहेंगे घबराना नहीं, चूँकि वज़ीर आज़म सारे पाकिस्तान को कहते रहते हैं कि घबराना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है, ये सब कुछ उन्होंने कहा। और जब ये वो कह रहे थे तो आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर पूरी बिना का स्माइल जो थी वो वहाँ पे नज़र आ रही थी। लेकिन मूनिस इलाही ने महज यही बम नहीं फेंका पाकिस्तानी सियासत पे, उन्होंने कालाबाग डैम के हवाले से भी एक बम फेंका। इंशाल्लाह अनकरीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोजल कालाबाग डैम का। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने डैम्स और रिजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा जहाँ पे हम अभी हैं, ड्यू टू सिल्टिंग। तो इसलिए ये अब बहुत ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। बात बड़ी बनतकी है। पाकिस्तान में कालाबाग डैम की ज़रूरत हमेशा से महसूस की गई, और जो कुछ कालाबाग डैम कर सकता है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है जो कोई और वाटर रिजर्वायर नहीं कर सकता था। बात बड़ी लॉजिकल है, बात बड़ी मनतकी है, लेकिन उसका रास्ता सियासी तौर पर बहुत ही मुश्किल है। इन दोनों चीज़ों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को बोलने का वक्त था। उन्होंने क्या कहा अपोजिशन के हवाले से, वो भी सुन लेते हैं। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल। आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है, आपकी फैमिली पे पूरा एतमाद है। ये बात सही है कि चौधरी शुजात की बीमारी कभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी पाकिस्तानी सियासत में जितनी इस वक्त हो चुकी है। मेरे साथ एक बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है, हम इस सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे। इश्यूज और भी हैं, कुछ और भी टुकड़े हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे हुक्मरान जमात की तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, चूँकि लीडर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मर्दान से हैं, वकील हैं। साथ ही हमें PMLN के सीनियर तरीन रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर आसिफ कवानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो PMLN की पॉलिटिक्स के एक इंसाइडर हैं और सेनेट में कई इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के मेंबर हैं। पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में बहुत अरसे के बाद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया उनका। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, 2 दफ़ा पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रह चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के पहले गवर्नर रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं कश्मीर अफेयर्स के गिलगित बल्तिस्तान के, और मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं शुरू कर सकूं डॉक्टर आसिफ कवानी साहब, क्या जो कुछ मूनिस इलाही ने कर दिया है आज, इसका क्या मतलब है कि PDM का जो एक मोमेंटम बन रहा था गुज़िश्ता 7, 8, 10, 12 दिन से बन रहा था अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, वो दम तोड़ गया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। मैं इस बारे में ये समझता हूँ जी कि ये जो सियासत है ना, ये इक़्तिदार की सियासत जो, या पावर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है। और आज ये सूरत हाल है कि आवाम एक तरफ खड़ी है, अपोजिशन एक तरफ खड़ी है, और दूसरी तरफ हुकूमत खड़ी है जिसने महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और अब हालिया दहशत गर्दी की एक ताज़ा नई अनफॉर्चुनेटली लहर उठी है।
जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में इन तमाम चीज़ों पर काबू पा लिया गया था। अब PMLN की क़यादत मिली जाके चौधरी साहब को, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अब ज़ाहिर है सियासत में आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते या गन पॉइंट पे नहीं उसको अपने साथ रख सकते। ये तो चौधरी साहिबान को खुद देखना होगा, और जो आज उनके बेटे ने ये जो बयान दिया है, जो वफाकी वज़ीर हैं, ज़ाहिर है इसको एक मैं समझूंगा कि ये एक उन्होंने तर्जुमानी की है। और चंद दिन पहले उनकी पार्टी के एक और रहनुमा ने भी एक ऐसी बात की थी कि हम तो उधर जाएंगे या वो करेंगे जिसका हमें रियासत इशारा देगी। तो जब मामला ये हों, जब इक़दार की बजाय अवाम की तकलीफ़ात, उसको उनकी जो परेशानियां हैं महंगाई गुर्बत से, उसको नज़रअंदाज करके अगर अब भी कुछ लोगों का फोकस जो है वो अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना है, तो फिर अवाम ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही हैं। अब मैं ये कहना नहीं चाहता, मेरा ये मिजाज नहीं है। आज वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने बड़ी तारीफ़ की चौधरी शुजात साहब की कि वो बड़ी स्किल्ड वाले आदमी हैं। यही वो चौधरी बरादरान थे जिनके बारे में माजी में इमरान खान साहब, मैं वो अल्फाज नहीं कतन दोहराऊंगा कि उनके बारे में क्या ख्यालात रखते थे। तो ये एक दूसरे की यू स्क्रैच माय बैक। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी ज़रा नवाजी है, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने ज़ुबान का वो मयार रखा जो अक्सर सियासतदान यहाँ पे नहीं रखते टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सवाल मेरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो मुलाकातें हुई चौधरी बरादरान के साथ, परवेज़ इलाही साहब के साथ, चौधरी शुजात के साथ, उसमें फिर ये इस्तदा और रिक्वेस्ट की ही नहीं गई थी नो कॉन्फिडेंस की, वो महज बीमारी के हवाले से थी, अदब एहतमाद के लिए वो तावन लिया ही नहीं गया था? देखिए, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर ज़रूर गुफ्तगू हुई होगी। जब सियासतदान मिल बैठते हैं तो मुल्क की हालात, अवाम की मुश्किलात का ज़रूर जिक्र होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस किस्म का कोई डायरेक्ट बात हुई हो। और उसका जिसका आज उन्होंने मुनिस इलाही साहब ने भी एक क्लैरिटी दी है उन्होंने अपनी जमात तक के हवाले से। लेकिन मैं कुछ और अर्ज़ करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। मेरी गुजारिश ये है कि क्या काफ लीग या दीगर हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, क्या उनको नहीं ये दिखाई दे रहा कि अवाम का पिछले 3.5 सालों में इस सिस्टम ने, इस हुकूमत के हाथों क्या हशर हुआ है? और क्या वो मज़ीद चाहते हैं कि अवाम इसी महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की चक्की में पिसते रहें, दहशत गर्दी में पिसते रहें? और अगर एक गुड चेंज फॉर इन द वेलफेयर ऑफ पीपल, इन द वेलफेयर ऑफ मैसेज अगर अपोजिशन लाना चाह रही है, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी डिसर्विस होगी इस वक्त अगर इसको कोई लोग जौन से हैं उसको इक़्तिदार पर तरजीह देते हुए और अवाम के मसाइल जौन से उनसे आंखें बंद कर लें। ये बड़ा जुल्म होगा जी। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहें। मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब, आप मिनिस्टर स्टेट हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपने सुना अभी सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने ये समझाया हमें। उन्होंने कहा कि मुलाकातें ज़रूर सियासत पे बात हुई, बीमारी की वजह से गए थे, लेकिन वहाँ कोई नेसेसरीली ये नहीं था कि अदम एहतमाद की तहरीक की सपोर्ट हासिल करने के लिए गए थे। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि जो कुछ मुनिस ने कहा उसकी उतनी गालिबन अहमियत नहीं है जितना मीडिया ने इसको बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में जो मोनिस साहब ने तो बात क्लियर कर दी है, अब इसके बाद इस पर क्या हम बात करें। मैं तो ऑनेस्टली फील करता हूँ, यू फील सॉरी फॉर शहबाज शरीफ साहब के अगर इस तरीके से आपने तहरीक अदम एतमाद कामयाब करनी है तो अब जिस तरह मोहतरम करमानी साहब यहाँ पे जिस तरह उन्होंने बात की, एक लिहाज रखते हुए बात की, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्लीड किया कि उनके ख़्याल में अवाम बड़ी मुश्किलात में हैं, तकलीफ़ में हैं और ये हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए, तो अपोजिशन के साथ जो है एलाइज़ को भी साथ देना चाहिए। कोई इसी तरह का मुझे समझ आई है कि अगर बात इस लेवल पे आ गई है कि शहबाज साहब जो हैं वो बात पहले करते नहीं हैं, कोई इनके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई बात नहीं हुई और चाय पीने पहले चले जाते हैं, बात उनकी हुई नहीं है और यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वहाँ पे तहरीक का भी ऐलान किया जा रहा है, फिर आगे पीछे दौड़ रहे हैं। वहाँ पे मौलाना साहब अपने आबाई इलाकों से सीट हार गए हैं, उनके जो साबिक वज़ीर आला थे दुरानी साहब वो बनू से सीट हार गए हैं
उस तरफ जब शहबाज साहब ने बुलाया आसिफ साहब को, जरदारी साहब को, जो उनकी मुलाकात हुई ज़ोहराने पे, वो उसमें ख़बरें हैं, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो ख़बरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं वो यही हैं कि मौलाना साहब हैज़ फेल्ट इट, उन्होंने ही फेल्ट लेफ्ट आउट। तो भैया आप एतमाद में लिए बगैर मुलाकातें कर रहे हैं। उधर से जिसने PDM बनाई थी उसको उन्होंने खुद ही निकाल दिया, शो कॉज नोटिस दे दिए। रोज़ नून के पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के नून के ख़िलाफ़ बयानात तुंद तेज़ आ रहे हैं। तो इन हालात में मुझे आप बताएं, अगर हम इनके इस मूव को सीरियस लें तो क्या हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे? यानी कि इन्होंने करना है करें। मैं तो दूसरी बात करूंगा, हमारे हुकूमत के बंदे तोड़ने से पहले इसको इंश्योर करें कि आप इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में जो करमानी साहब ने देखा है सेनेट में उनके साथ हुआ डिबेट हो रही थी अदम एतमाद की तहरीक की कि स्पीकर असद कैसर के खिलाफ आ सकती है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ सकती है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद आ सकती है। मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें थी, आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर तशरीफ लाए बावजूद खराबी सेहत के। तो इन सब चीज़ों को आप सीरियसली नहीं ले रहे थे आपकी जमात, आप ये कह रहे? देखिए ना, उस वक्त हमने उसको उस तरह से सीरियस लिया, ना उसको ज़्यादा कोई बड़ा चैलेंज समझा, बल्कि आपने वो देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौलाना साहब ने बड़ा कैलकुलेटेड बात की। वो हैं तो पुराने सियासतदान, उन्होंने उनसे जब पूछा गया अदम एतमाद की तो उन्होंने कहा कि जब नंबर पूरे होंगे फिर आगे जाएंगे हम, वरना वेट करेंगे। इस तरह की कोई बात उन्होंने की। तो ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट, उनको पता है पीछे हो क्या रहा है, बंदे इनके पास पूरे नहीं है। जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपोजिशन लीडर लाने को जो है उसको वज़ीर आला बनाने की बात की, तो उस पर नून लीग के अंदर बेइत्तेफाकी आई कि क्या नून लीग अपने खुद में ही इत्तेफाक में है। जब हमजा की बात की, हमजा शहबाज साहब की, पीपल्स पार्टी की तरफ से जब ऑफर आई कि हमजा साहब को वज़ीर आला बनाते हैं, उसको ले आते हैं, उनकी अपनी जमात उस पर डिवाइड नहीं होगी थी क्या? साल पहले की बात है, 6-8 महीने पहले की। तो ये चीज़ें आई थिंक देखें 6-8 महीने बाद अगले इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो जाएगा, हम इलेक्शन ईयर में जाएंगे। मेरे ख्याल में ये वक्त है, मैं अगर अपोजिशन की जगह हूँ तो बेहतरीन इनके पास फोरम्स मौजूद हैं, पंजाब असम्बली भी है, कौमी असम्बली भी है, सेनेट भी है, वहाँ क्वेश्चन आवर लेके आएँ, एडजमेंट मोशंस लेके आएँ, हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़, एजुकेशन पॉलिसीज़, हमारी जितनी भी प्रायोरिटीज़ हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हमारे पॉलिसीज़ हैं, उनको आप क्रिटिसाइज़ करें और वो अवाम के सामने ले गए। एक महंगाई का इशू है, हम भी जरा ठीक है, वो तो कम होने जा रही है, ये आपकी सजेशन है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? आपकी सजेशन है जी, आपकी सजेशन है कि आपकी सजेशन है कि इस मौके पे सियासत नहीं होनी चाहिए। उनका ख्याल है कि आवाम को निजात दिलाने के लिए ठीक है। सेनेटर साहब, सेनेटर किरमानी साहब, आप जो है वो PMLN की पॉलिटिक्स के इंसाइडर, हम समझते हैं कि आपको जिस किस्म की एक्सेस होगी इन्फॉर्मेशन की किसी की नहीं है। ये जो नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की तहरीक है, पाकिस्तान की तारीख अगर देखें तो ये कभी कामयाब हुई नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी आई थी, कामयाब नहीं हो सकी थी। हिंदुस्तान में भी मेरा ख्याल है कामयाब नहीं हुई है। शौकत अजीज़ साहब के खिलाफ एक लाई गई थी, वो भी कामयाब नहीं हुई थी। फिर सादिक संजरानी साहब के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस लाई गई, वो भी कामयाब नहीं। और शायद इसके अलावा भी कोशिश की गई हो जो इस वक्त मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है। तो आखिर आप लोगों ने गुज़िश्ता 15 दिन से जब इसका चर्चा किया तो आप लोगों की क्या कैलकुलेशन थी? बिकॉज नंबर्स भी मेरे सामने कि MQM के 7 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम काफ के 5 हैं, टोटल 20 या 21 मेंबरान हैं जो छोटी जमातों के हैं, एलाइड हैं। तो इसमें से अगर एक भी जमात निकल जाती है तो नंबर आपका पूरा नहीं होता, और आपके टोटल नंबर जो है वो 159 है। तो क्या सोचा हुआ था आप लोगों ने जो कैलकुलेशन फेल होगी? मोहतरम, गुजारिश ये है, आपकी ये बात दुरुस्त है कि माजी में या वैसे भी सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना इतना आसान नहीं होता। और माजी में आपने ठीक कहा कि ऐसा ही होता रहा। लेकिन अब इसका ये मतलब तो डॉक्टर साहब कहीं नहीं लिखा कि अवाम भूख नंग बेरोज़गारी महंगाई में मर रहे हों। और आज ही कल देखिए 3 रुपये 10 पैसे फिर फ़ी यूनिट कीमत में इजाफा किया गया, और अब ये खबर आ रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी शायद 8, 10, 12 रुपये इजाफा किया जाना। तो इस वक्त जब हम अवाम में जाते हैं, यकीन मानिए मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, अपनी ग्रोसरी भी खुद करता हूँ, पब्लिक में जाता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कभी यूज़ करनी पड़ जाती है। तो लोग हमें रोक कर पेट्रोल पंपों पर, बाज़ारों में कहते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ाते, हम अपने बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, हमारी ग्रोसरी का जो बजट है, वो जो चीज़ें हम एक महीने का बजट था वो अब एक हफ्ते में हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें भी सामना करना पड़ता है। ये तो जाते नहीं ना बाज़ारों में, ये जाएं बाज़ारों में और देखें कि अवाम
किस तरह झोलियां उठा उठा कर इनको याद करते हैं। तो ये एक तो अवामी दबाव है, दूसरा कि कोशिश जौन सी है, देखिए नाउमीद कभी नहीं होना चाहिए। मेरा मजहब जो है वो मुझे कहे नाउमीदी का दर्स नहीं देता, वो कहता है कि उम्मीद करो, एफर्ट करो। तो ये तहरीक अदम एतमाद अभी कोशिश जारी रहेगी, कोशिश जारी है, जारी रहेगी। और आपको मैं ये भी अर्ज कर दूं, ये तो एक काफ लीग का एक इशू आ गया, ठीक है, हाँ। लेकिन इनके काफी एमएनएज ऐसे और एमपीएज हैं जो हमारी क़यादतों के साथ राब्ते में हैं, और ये रिकॉर्ड की बात है, हमारी क़यादतें इस बारे में बात भी कर चुकी है। इसलिए ये कहना कि जी बाजी में अगर वेरी इंटरेस्टिंग है। नहीं, मुझे सिर्फ ब्रेक से पहले कमर जमान कायरा साहब को लेने दीजिए। कमर जमान कायरा साहब, आज जो मोनिस इलाही ने बम मारे हैं पाकिस्तानी सियासत पे, उन्होंने उससे तो ऐसा यही लग रहा है कि अदम एहतमाद का सारा मोमेंटम जो था वो टूट गया। ये एक ऐसी इनिशिएटिव था जिसमें बिलावल जरदारी भुट्टो ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपकी पार्टी ने, सभी जमातों ने बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ था। आप समझते हैं कि आज मोनिस इलाही की पोजीशन के बाद अदम एहतमाद की जो तहरीक थी वो अब खत्म हो गई है, या अभी आप लोग दोबारा एफर्ट करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुई। किसी एक जमात का अपना हक है। मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये बात कही कैसे है, और जो जिस अल्फाज में कही गई है वो बहुत ही काबिल एतराज है। जो चौधरी मोनिस इलाही के खानदान की रवायत के खिलाफ अल्फाज है। उन्होंने अपने घर आने वाले लोगों को कहा कि ये तमाशा लगा हुआ है, बड़ा अफसोसनाक है। हम लोग ये समझते हैं, जिस तरह भी किरमानी साहब ने आपको कहा, हम लोग ये समझते हैं अपोजिशन वाले कि इस हुकूमत के आने से लेके आज तक एक तो ये अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सके, हर मामले में ये फेल हुए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में आग लगा दी है। महंगाई है, बेरोजगारी है, एक तरफ कार्टेल्स की दौलत बढ़ती जा रही है, दौलत के पहाड़ बड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से और नीचे चले गए। इस सूरत हाल में अपोजिशन की जमातों को एक तहर्रुक करना चाहिए। हमने तो साल पहले कहा था अदम एतमाद का, दैट वाज द वेरी राइट टाइम। उस वक्त हमारे कुछ दोस्तों के तहफ्फुज़ात थे, शायद वो दुरुस्त थे, लेकिन उसके बाद अब हमने फिर कोशिश की है, सारी जमातें अपोजिशन के इस बात पे इकट्ठी हुई हैं, और हम हुकूमत के इत्तेहादियों को भी, क्योंकि इत्तेहादी खुद भी मोर और लेस वही तहफ्फुज़ात का इजहार, महंगाई का, बेरोजगारी का, मुल्क के क्राइसिस का वही इजहार करते रहे जो अपोजिशन करती है। सिर्फ वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम गवर्नमेंट के साथ नहीं है। सो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम तमाम सियासी जमातों से अप्रोच करके ये बात कहें कि आप लोग जहां खड़े हैं वो दुरुस्त रास्ता नहीं है, और हमारा साथ दीजिए। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर फर्ज करें कि आपका ख्याल दुरुस्त है, फर्ज करें कि हमारे नंबर अभी पूरे नहीं हुए या खराब हो गए, हमारे पास तो पीटीआई के अपने लोगों के भी बहुत सारे लोग हैं जो उनसे नाराज हैं, तंग हैं, और वो अवामी गैज़ो गज़ब से बचना चाहते हैं आइंदा इलेक्शन के अंदर जो सूरत हाल होने जा रही है। लिहाजा वो भी हमारे साथ रास्ते में है, और हम कोशिश करेंगे, लेकिन फर्ज करें ऐसा नहीं हो पाता, तो फिर हमें एज अपोजिशन क्या करना चाहिए? हमें फिर भी वही ड्यूटी अदा करनी चाहिए जो अपोजिशन की जमातों के तौर पर लोगों की नुमाइंदगी की ड्यूटी है। हमें अवामी एहतजाज की तरफ जाना चाहिए, अवामी राब्ते की तरफ जाना चाहिए, मास मोबिलाइजेशन के जरिए अवामी राब्ते का, अवामी दबाव का एक इजहार करना चाहिए, जिससे इनके इत्तेहादी और इनके अपने साथी इस हुकूमत से अलग होंगे। आप देखिए, हम जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, हमने कोई सिर्फ किसी शौक में तो ये हुकूमत हटाने के लिए कोशिश नहीं की। हमने तो कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 3 साल तक देखते रहे। अगर इसके बावजूद ये हुकूमत पाकिस्तान के क्राइसिस को और गहरा करती जा रही है, बेहतरी नहीं ला रही, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या बैठ के देखना चाहिए? फिर भी आप हमारे खिलाफ प्रोग्राम कर रहे होंगे कि अपोजिशन लोग बड़े तंग हैं और अपोजिशन अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रही। सो अपोजिशन के तौर पे जो मेरी ड्यूटी है, मैं ब्रेक ले लूं। मैं कारा साहब ब्रेक ले लूं, मेरे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद ये सवाल भी उठाते हैं कि ऑपोजिशन की जमातों का बुनियादी मुद्दा, बुनियादी आर्गुमेंट ये है, उनका तसव्वुर और ख्याल ये है, उनकी दलील ये है कि हुकूमत ने आवाम की जिंदगी में बहुत मुश्किलात भर दी हैं। महंगाई की वजह से क्राइसिस पे क्राइसिस है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो आखिर ऑपोजिशन की जमातों के पास क्या लाहे अमल है, क्या स्ट्रैटेजी है आवाम की मुश्किलात हल करने में? कालाबाग डैम का भी जिक्र करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। आज मोनिस इलाही साहब ने सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बम नहीं फेंका, बल्कि उन्होंने कालाबाग डैम, जो पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा इशू है, उस हवाले से भी उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। एक बार फिर सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इंशाल्लाह अनकरीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से
कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोजल कालाबाग डैम का। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने डैम्स और रिजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा जहाँ पे हम अभी हैं, ड्यू टू सिल्टिंग। तो इसलिए ये अब बहुत ज़रूरी हो गया पाकिस्तान के लिए। ने कहा कि कालाबाग डैम बनाना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी, 1980 से ये मामला चल रहा है। इसके जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो मुंह सलाई के बाद बोले, ये वापडा ही का ऑर्गेनाइज्ड एक सेमिनार था, इंटरनेशनल सेमिनार था एनर्जी के हवाले से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के हवाले से, जहां ये सारी बातचीत हो रही थी। वहां पर इमरान खान साहब का क्या कहना था? मुनीर सलाई साहब, आपने बात की कालाबाग डैम की, इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की ज़रूरत है, और इस पर कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम, है तो मेरे हल्के में मियाँ वाली में। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये एक हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। हम एक फेडरेशन, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फेडरेशन में सारी कौम को, सारे सूबों को साथ लेके चले। जी, सेनेटर डॉक्टर आसिफ केमानी साहब, बिकॉज पीएमएल ने कभी असूली तौर पे कालाबाग डैम की मुखालफत नहीं की। पीएमएल तो चाहती थी कि कालाबाग डैम बने, लेकिन कंसेंसस जो है वो नहीं हो सका। लेकिन आज इसकी अहमियत इसलिए है कि आपने भी कहा और कायरा साहब ने भी कहा, आपकी तमाम अपोजिशन जमातें कहती हैं कि आप लोगों को महंगाई से और जो एक इन्फ्लेशन का बम है, जो उनकी इस वक्त की इकनॉमिक माशी दुश्वारियाँ हैं, उनसे आप उनको निजात दिलाना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो मेन इकनॉमिक मसला है उसमें दो चीज़ें हैं, एक डेट सर्विसेजिंग है, बाहर का जो कर्जे हैं उनको उतारना, और दूसरा पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस है, जहां पाकिस्तान की एनर्जी जो है वो पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से लानी पड़ती है। तो अभी अगर हुकूमत कालाबाग डैम के लिए इनिशिएटिव लेती है तो क्या पीएमएलएन इस इनिशिएटिव में हुकूमत का साथ देगी? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनने चाहिए, खुसूसन उस बैकग्राउंड में कि देखिए आपका जितना ये पानी आता है ग्लेशियर से, ये सारा कश्मीर से आता है, और इंडिया इस पर बदमाशी भी करता रहता है, ब्लैकमेल भी करता है आपको। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनने चाहिए। हाँ, अब कालाबाग डैम की जहाँ तक बात आ गई, बदकिस्मती से ये इशू जो है ये एक डिस्प्यूट, एक मुतनाज़ इशू की शक्ल इख्तियार कर चुका है काफ़ी अरसे से। हुकूमत अगर कोई अच्छा काम करेगी तो मैं उसको ज़रूर सराहूँगा, लेकिन इसका तरीका ये है कि ये सारा एक मैकेनिज़्म बनाया जाए, उसके TORs बनाए जाएं, लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, तमाम लोगों को। जैसे आपने फरमाया KP में तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ तो ये कर सकते हैं इसको। सिंध में पीपल्स पार्टी चूँकि एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, और फिर ये जितना भी मामला है कालाबाग डैम का, इसको थ्रू पार्लियामेंट इसको वहाँ डिबेट पे रखा जाए और फिर एक कंसेंसस क्रिएट किया जाए। मैं समझता हूँ कि मेरी हो सकता है खुशफहमी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में जो पानी का क्राइसिस आ रहा है उसका तमाम लोगों को एहसास है भी, अगर नहीं तो हो जाना चाहिए। और अब वक्त आ गया कि हमें तमाम कुव्वतों को अपने सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखकर पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में हमें कालाबाग डैम के बारे में कोई ना कोई इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी, बहुत ज़बरदस्त बात। डॉक्टर आसिफ केमानी साहब, सेनेटर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की। पाकिस्तान की आम रवायती सियासत की जो ट्रेडिशंस हैं उससे हट के उन्होंने कहा कि वो इसको सपोर्ट करेंगे। अब सवाल यह है कि अली मोहम्मद खान साहब, हम सब ये जानते हैं पीएमएल ने तो हमेशा कहा कि कालाबाग डैम बने, और पीपल्स पार्टी को भी मुखालफत अंदरूनी सिंध से है, और मुखालफत की वजूहात ये हैं कि एक जहनों में बात चली गई है कि अगर कालाबाग डैम बनेगा तो पंजाब जो है वो पानी को चोरी कर लेगा, कालाबाग डैम बनेगा तो नौशहरा शहर डूब जाएगा, कालाबाग डैम बनेगा तो फिर वो पानी दरियाए सिंध का जो समंदर में जाता है वो नहीं जा सकेगा और समंदर अंदर आ जाएगा और एग्रीकल्चर लैंड को ज़ाया करेगा। इसका मतलब है कि बड़ी इंटेलेक्चुअल मेहनत करनी पड़ेगी, एदाद व शुमार, साइंटिफिक एविडेंस सामने रखनी पड़ेगी, पब्लिकेशन करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, सेमिनार्स करने पड़ेंगे, पब्लिक ओपिनियन को एंगेज करना पड़ेगा। आपकी पार्टी ने सिर्फ ये शोशा छोड़ दिया आज तवज्जो हटाने के लिए, या आपकी पार्टी डिटरमिन्ड है कि आप इस पे आगे चलेंगे, तमाम सियासी जमातों को साथ लेंगे और इसका हल निकालेंगे? पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और वाटर स्टार्व्ड कंट्री है। पाकिस्तान ने अपना पानी बचाना है।
और पाकिस्तान ने जो है बड़े डैम्स और छोटे डैम्स की तरफ जाना है, और ये हुकूमत ने बड़ा एक स्टेप लिया। मोमन डैम जो हमने स्टेप लिया, स्टार्ट किया, बड़े अरसे से पाइपलाइन में था, पेंडिंग था, इस दफ़ा उस पर काम अल्लाह के करम से शुरू हुआ। तो जहां हमें पानी बचाना है और अपने मुल्क को सैराब करना है, फर्टाइल करना है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे पानी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर चुका है, मज़ीद कर रहा है। साथ साथ हमें पानी के साथ साथ कौमी वहदत भी बचानी है, पाकिस्तान को मजबूत रखना है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, ये 4 इकाइयों से मिल के बना है, और इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा, अल्लाह के हुक्म से कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। तो जब तक इस पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध राज़ी ना हो, तब तक मैं समझता हूँ कि कौमी वहदत की कीमत पे कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। अगर दोनों सूबे इस पे राज़ी होते हैं फिर बात आगे जा सकती है। नहीं, अजीब बात कर रहे हैं आप अली मोहम्मद खान साहब। मैंने तो शुरू में ये कहा कि इस पे मसला है, कंसेंसस पैदा करना होगा। आपकी हुकूमत ने बात की है कंसेंसस पैदा करने की, आप कह रहे हैं जब तक कंसेंसस नहीं होगा, वो तो हम सबको एहसास है कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा हम नहीं बना सकते। मैं इसीलिए कायरा साहब के पास जाना चाहता हूं, बिकॉज उनकी जमात का सारा इलेक्टोरल बेस सिंध में है, लेकिन जमात ने इनिशिएटिव लिया ना, आपकी जमात का इलेक्टोरल बेसिस तो खैबर पख्तूनख्वा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं कंसेंसस पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है, इसको एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट प्लीज़, इस तरह ना करें, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। जितना कायरा साहब के लिए अहम है उससे ज़्यादा मेरे लिए अहम है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इसको ऑन मोर देन वन ओकेजन्स इसको करारदाद के ज़रिए यूनानिमसली इसको रिजेक्ट कर चुकी है। तो जब तक आपने खैबर पख्तूनख्वा को साथ लेके नहीं चलेंगे, सिंध की तो बात बाद में आएगी, क्योंकि बनेगा तो खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि सवाबी, पेशावर वैली, चारसदा, ये जो है हमारा ये मर्दान का इलाका है, ये हार्ट है खैबर पख्तूनख्वा का। तो जब तक आपका ये इलाका और खैबर पख्तूनख्वा इसके साथ एग्री नहीं करते, हम इस वक्त किसी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ में क्यों जाते हैं जिससे कौमी वहदत को नुकसान हो। कालाबाग पे बहुत अरसे बात हो चुकी है, और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पर बड़ी क्लियर लाइन दे दी है कि इस पर हमें इत्तेफाक राय पैदा करना होगा, उसके लिए काम किया जाना चाहिए। अगर इत्तेफाक राय पैदा होता है तब इस पे आगे बात हो। किसी भी एक सूबे की तरफ से या 2 सूबों की तरफ से अगर इस पे नो कॉन्फिडेंस है, अच्छा, तो फिर ये नॉन स्टार्टर होगा। हाँ, वो है, हमें पता है इसका। मैं मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैं कायरा साहब इससे पहले का ड्रॉप दे। कायरा साहब, आपकी लाइन बार बार हमारे से मुनक़ता हो जाती है, कट जाती है, और आपकी से मैं बात शुरू करना चाहता था, बिकॉज बात की है कालाबाग डैम की। मोहन सलाही ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें ज़ाहिर है जब तक कंसेंसस नहीं होगा हम सिंध को जब तक साथ लेके नहीं चल सकते। तो मैं तो बात ये कर ही नहीं रहा जो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकता। मैं तो मान रहा हूँ कि कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकता, और यही बात वज़ीर-ए-आज़म ने भी कही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस कंसेंसस को, इत्तफाक राय को पैदा करने के लिए क्या करना होगा। मेरी ये भी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने इसको बहुत स्टडी किया है, कि पीपल्स पार्टी एज अ नेशनल पार्टी इसके खिलाफ नहीं थी, लेकिन अंदरूनी सिंध के अंदर इस किस्म के तासुर पाए जाते हैं, वहाँ इस किस्म का खौफ पाया जाता है, जिसको ठीक किए बगैर ज़ाहिर पेशरफ्त नहीं हो सकती। क्या करना होगा हमें इस एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए और कालाबाग डैम की तरफ पेशरफ्त करने के लिए? डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, और अली मोहम्मद खान साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जो आपने बातें की, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता इस पे। कंसेंसस के बगैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता, और इस पे बड़ी हार्ड पोजीशन है हर तरफ से। पीपल्स पार्टी एक फेडरल पार्टी है, और हमारे 2 सूबे इस बात पे एग्रीड नहीं है। लेकिन अभी इस मामले को जनरल मुशर्रफ के दौर में इस पर बड़ी कोशिश की गई, बड़ी तहर्रुक किया गया, इस पर बड़ी डिबेट्स हुई, लेकिन फिर यही फैसला किया गया कि फिलहाल इसको छोड़ दिया जाए। और आज भी हम समझते हैं कि इस मामले को अभी नॉन स्टार्टर के तौर पे करके आप चीजों को और खराब करेंगे। क्या ज्यादा बेहतर नहीं है कि पहले हम दासू मुकम्मल कर लें, पहले हम भाषा मुकम्मल कर लें, पहले हम गुंजी मुकम्मल कर लें, पहले हम उससे पीछे स्कर्दू डैम मुकम्मल कर लें, और जब वक्त हमारे पास पोजीशन है ना, लैंड मौजूद है जहाँ पे ऑलरेडी डैम की पोजीशन मौजूद है, जहाँ पे इतराज नहीं है, क्यों ना पहले वो बना लिए जाएं जिन पे किसी सूबे का एतराज नहीं है, किसी कंसेंसस की जरूरत नहीं है, और 2 डैम की तो जमीन भी एक्वायर हो चुकी। और तीसरा मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कायरा साहब, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये जहां बात हुई है वो बेसिकली इंटरनेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक और पावर और वाटर के हवाले से आज सेमिनार था इस्लामाबाद में, जहां वाटर सोर्सेज के मिनिस्टर ने बात की। पता है, अच्छा, और कायरा साहब उन्होंने बात ही ये की, जो असेसमेंट है कि चूंकि डैम बड़ी देर से बनते हैं, जितनी देर तक हमारे ये डैम कंप्लीट होंगे, हमारे जो पिछले डैम है जैसे तबेला है और मंगला है, मंगला में बहुत सिल्टिंग हो चुकी है, आपको पता, उसको रेज किया गया था, उसमें इतनी अर्थ सॉइल और सिल्टिंग आ जाएगी कि उसकी वाटर रिजर्वायर कम हो जाएगा। और इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में 10 जो सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस कंट्रीज हैं, जहां पानी नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, सब आबादी बढ़ रही है तेजी से, 23 करोड़ के करीब आबादी है, ये 30 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी अगले 10 साल में, तो पानी नहीं है।
उसके लिए अभी से आपको प्लानिंग करनी होगी। आप कह रहे हैं कि अभी वेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरी गुजारिश सुन लें वाला, मुझे अंदाजा है जो आप फरमा रहे हैं। हमें मंगला की डिसिल्टिंग के लिए भी स्टडीज हो रही है, उसके ड्रेजिंग का भी बहुत सारे मंसूबे देखे गए हैं और देखने चाहिए। दुनिया में बहुत सारे तजर्बे हुए, हमें भी करने चाहिए और उससे पीछे भी पोजीशंस मौजूद है। लेकिन मेरा सवाल तो यह है कि हमारे पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं? पैसे पल्ले नहीं है, पल्ले नहीं तेलाते कर दी मेला मेला। और पैसे हमारे पास दासू बनाने के नहीं है, पैसे हमारे पास भाषा बनाने के नहीं है। और हम एक ऐसा डैम जिसके ऊपर हार्डेंड पोजीशंस है, उसके ऊपर लड़ाई लड़के वो डैम भी छोड़े बैठे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ लोकेशन दासू है ना, 4500 मेगावाट का है हाइडल, और उसके साथ आपको बहुत बड़ा रिजर्वायर है। उसके ऊपर भाषा है जो 4500 मेगावाट का है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है। उससे ऊपर अब आपका बूंजी है जो 7300 मेगावाट का है, रन ऑफ द रिवर है। उससे ऊपर स्कर्दू है जो बहुत बड़ा डैम बन सकता है, जिन पे कोई एतराज नहीं। तो क्यों ना हम पहले वो काम शुरू कर दें जिन पे एतराज भी नहीं है, लोकेशंस अवेलेबल है, और वो काम पहले करें यकीनन। और उसके बाद जब कंसेंसस आ जाए, तसल्ली हो जाए, एतमाद साजी हो जाए, तो फिर ये डैम भी बना लिया जाए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप ये ना बनाए, पिछले भी ना बनाए। ये बात तो मैं कह रहा हूँ कि जिन पे इत्तेफाक है वो बना लें। अगर उन पे काम शुरू हो गया, धड़ाधड़ काम हो रहा है और पैसे हमारे सब पड़े हैं और डोनर्स हमारे पास बैठे हैं पैसे लेके, जल्दी जल्दी पैसे लगा लो तो कर लें, फिर इस पे बात करें। अभी ना पैसे हैं, ना इसके ऊपर पोजीशन है, और जो पिछले डैम है उन पे पूरी तरह काम नहीं हो रहा, और हम अगले पे बात कर रहे हैं जिस पे लड़ाई खुल जाएगी। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि दासू पे भी काम हो रहा है, दायमीर भाषा के ऊपर शुरू हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में आज़ाद पतन के मुकाम पे कोहाला पे काम रुका हुआ है, करोड़ डैम और आज़ाद पतन और सूखी किनारी जो हैं वो इस साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस पर मजीद बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और नाज़रीन, यहाँ टेबल्स टर्न हो गई हैं। टेबल इसलिए टर्न हो गई हैं कि लोग समझते हैं कि PMLN मुखालफत करती है, लेकिन आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने, किरमानी साहब ने बड़ा खुल के कहा कि हमें इसकी तरफ बढ़ना है। PMLN की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, हुक्मरान जमात जो है वो पीछे हट रही है, उनको खौफ है, पीपल्स पार्टी की अपनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने देखा वक्फे से पहले एक अजीबोगरीब चीज़ हुई इस प्रोग्राम में, वो ये कि ख्याल तो ये होता कि शायद PMLN हुकूमत के एक इनिशिएटिव की मुखालफत करेगी, लेकिन डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने खुल के कहा कि हम डैम्स को सपोर्ट करते हैं, इस पर कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है, हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो इसमें किसी हद तक जो है पीछे हटते नज़र आ रहे हैं हमें। अली मोहम्मद खान साहब, क्या वजह है? मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि इस पर कंसेंसस है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस पर कंसेंसस बनाना है, और गुज़िश्ता 30 बरस से हम कंसेंसस इस पर बना नहीं सके। जो डैम हम बना रहे हैं और जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं पानी की, वो चूंकि बनाए नहीं पिछले 40-12 में, तो वो थोड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान 5000 डैम बना चुका है इस सिस्टम पे, मजीद बना रहा है। हिंदुस्तान जो है और चीन जो है वो तकरीबन 70,000 छोटे बड़े डैम बना चुका है। अमेरिका में भी 70,000 डैम है, बल्कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, चीन में 80,000 के करीब डैम है। तो हमें ज़ाहिर इनिशिएटिव लेना है, और आप सियासी जमात हैं, आपकी खैबर पख्तूनख्वा में प्रेडोमिनेंस है, वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आपने ही कंसेंसस बनाने में मदद करनी। जो साहब देखें, एक ऐसी चीज़ जो तकरीबन 30, 35, 40 साल से कंट्रोवर्सी का शिकार है, और जिसकी वजह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब या सिंध के बीच में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, आप उसको इतना सीरियसली आई डोंट नो क्यों उठा रहे हैं। एक बात की है मोनिस साहब ने, जिसकी वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी मुनासिब वहाँ बात कर दी कि इस पर कंसेंसस डेवलप हो पहले, उसके बाद बात आगे जाएगी। देखें, इस वक्त बलूचिस्तान में जो आपका दुश्मन कर रहा है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे हो जाए जिससे जो है एक सूबे के अवाम या दूसरे सूबे के अवाम जो खड़े हो जाएं? ये चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े एक सियासी, जब तक आपने आपस में एक बैठ के इस पे बात नहीं हो, और बहुत सी बातें इसमें बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स होनी है, आपस में बैठ के इस पर गुफ्तगू होनी है। आपके इसमें नेशनलिस्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा में, आपके सिंध में, उनको बैठा के करना है। देखें, ये बड़ा जो है स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स का बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। सियासी इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता। अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जनाब कॉफ़ी के बड़े आप अवाम में जाएं, अवाम से पूछें अवाम की क्या राय है। देखें, हम अवामी लोग हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा या सिंध में या पंजाब में हम कोई ऐसे मंसूबे की तरफ नहीं जाना चाहेंगे फ़िलहाल जो कंट्रोवर्शियल हो। यहाँ पे आपको कायरा साहब ने कितनी ज़बरदस्त बात की है, मैं भी उस बात का हामी हूँ कि आप पहले वो डैम्स तो बनाएं। अभी जो हमने मोमेंट डैम स्टार्ट किया है, ये इस हुकूमत का बहुत बड़ा क्रेडिट
क्रेडिट है। अच्छा। इमरान खान साहब ने जो अभी मोमेंट डैम स्टार्ट किया है, ये बड़े अरसे से पेंडिंग ठीक था। है। ऊपर से बादशाह डैम है, आपका जो स्कर्दू डैम की बात कायरा साहब ने की है, जो नॉन कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं पहले हम उनकी तरफ जाएं, वो कंप्लीट करें। ये इशू ऐसा है जिस पे तो सालों लगे हैं, 40 साल में आप कंसेंसस पैदा नहीं कर सके। सिर्फ सियासी हुकूमतें नहीं, बीच में 2 डिक्टेटरशिप्स भी गुजरी हैं, उनका भी पसंदीदा टॉपिक है। तो देखें खुदारा डॉक्टर साहब, हम इस वक्त ऐसी नई कंट्रोवर्सी का के मुतहम्मिल नहीं है। आपकी जनाबे वाला उधर लोग शहादतें दे रहे हैं, बलोचिस्तान में लोग जो है, आपका दुश्मन आप में काम कर रहा है। हमने फॉल्ट लाइंस की तरफ नहीं जाना। अच्छा, मेरे साथ रुकिए ना, मैं इसको देखिए मैं बड़ी क्लियर आपको बात कर रहा हूं। मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहा हूं, प्रैग्मेटिक बात कर रहा हूं, आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा। अच्छा, डॉक्टर आसिफ केरमानी साहब, अब हमने एक डेडलॉक यहां पे हमारे सामने है, और डेडलॉक जो है वो आपने तो उस पर बड़ी पॉजिटिव पोजीशन ली, लेकिन जो हमारे सामने रुकावट है, हम ये तो मान रहे हैं कि इत्तफाक राय नहीं है, कंसेंसस नहीं है, बदगुमानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हमें ठीक करना है, हमें गिव एंड टेक करना है, हमें बैठना है। हम तो ये कह नहीं रहे कि एकदम बन जाएगा जब तक कंसेंसस नहीं। क्या हम करें? जरूरत है इसकी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने 1970 की दिहाई के बाद डैम बनाए ही नहीं, छोटे बड़े डैम ही नहीं बनाए, बैराजेस ही नहीं बनाए, कुछ बनाया ही नहीं है। ये तो अब प्रोसेस शुरू है, और रास्ते में यही था। ऐसा तो कोई नहीं था कि कोई हुकूमत बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन कंसेंसस नहीं पैदा कर सके। इंपॉर्टेंट एनर्जी के इशू में पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं पैदा कर सके। सेनेटर साहब, कुछ रहनुमाई फरमाएं हमारी कि क्या करना है हमें। देखिए, मैंने तो पहले भी अर्ज किया, मेरा ख्याल है मेरी बात को समझा नहीं गया, ख़ुसूसन अली भाई ने। मैंने तो यही उसमें भी कहा कि डैम्स बनने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए, वरना एक वक्त यहाँ ये आएगा कि पानी जो है पेट्रोल की कीमत से ज़्यादा बिकेगा। लेकिन मैंने साथ ये भी कहा, मैंने अर्ज़ ये भी की कि जनाब इस पर कंसेंसस की ज़रूरत है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है, और थ्रू द पार्लियामेंट ऑल्सो इसको सारा एक्सिक्यूट करने की ज़रूरत है जब भी ये पॉसिबल हो। मैंने ये नहीं कतन कहा कि सुबह वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान कर दें, जैसे माजी में वो ऐलान करने के आदी हैं, लेकिन एक तजवीज़ हुकूमत की तरफ से आई किसी और ने तो तजवीज़ दी नहीं। आज मिनिस्टर साहब ने ये इस बारे में बात की और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उनकी बात को, जो भी। तो काम तो शुरू होना चाहिए, लेकिन मैं ये कब कह रहा हूँ कि कंसेंसस के बगैर बना दीजिए, सुबह ऐलान कर दीजिए, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं होना किसी अपॉइंटमेंट का कि इसको हमने, या सर्टिफिकेट तो नहीं देना अपने टॉप 10 को कि आप उसमें एक लिख देंगे जी कि ये हमने ये भी फैसला कर लिया। कंसेंसस के बाद, और मीनवाइल जैसे कारा साहब ने कहा, जो डैम बन रहे हैं उनसे इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि चेयरमैन वाबडा ने खुद कहा, आपके अभी जो आपने रिकॉर्डिंग शो की, कि ये एक बड़ी प्राइम और बड़ी सूटेबल लोकेशन पे है, और फिर इट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हम सब का है, जितना पंजाब का है, उतना सिंध का है, उतना बलोचिस्तान का, उतना केपी का है। अनफॉर्चुनेटली इस पर कंसेंसस नहीं बन सका, इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया। लेकिन कौन कंसेंसस बनाएगा? गवर्नमेंट का काम है, और ये आगे बढ़े, उस पर वर्क तो कम से कम शुरू करें, चूंकि तजवीज़ भी इनकी तरफ से आई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कि मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि ये आई एग्री कि दिस इज, इसको सेंसिटिव मैटर था नहीं जितना बना दिया गया, कंट्रोवर्शियल था नहीं लेकिन बना दिया गया। लेकिन इस पर काम तो किया जा सकता है ना, इस पर कन्विंस किया जा सकता है, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के आप डायलॉग करें, पार्लियामेंट मेरे साथ रही। अच्छा जी ये मेरा इस पे। अच्छा कायरा साहब, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि इस पे कंसेंसस है, ये कोई आसान मसला है। हम तो इसकी तरफ इसलिए आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत की एक दुखती रग है, ये मुश्किल मसला है। आपने कहा कि डैम बन रहे हैं, यकीनी तौर पे इस साल 3-4 डैम कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी डैम भी बन रहे हैं, उन पे काम शुरू हो गया। लेकिन चूंकि 40 साल तक डैम बने नहीं और पानी की शदीद कमी है, तो डैम मजीद से मजीद बनाने हैं। और ये माइंड में रखिए कि दायमी भाषा रिप्लेसमेंट नहीं है कालाबाग डैम की, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, वहां से वाटर रिजर्वायर की कैनाल्स नहीं निकल सकती। यहां इश्यू साइंटिफिक हैं, टेक्निकल हैं, पॉलिटिक्स ने उनका हल निकालना है। आपने सुना बड़ी पॉजिटिव पोजीशन इस पे है किरमानी साहब की, वो ये नहीं कह रहे कि सुबह नोटिफिकेशन हो जाएगा। वजीर आजम ने भी यही कहा कि काम नहीं हो सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कंसेंसस पैदा करना, आपकी, अली मोहम्मद खान की सियासी जमातों ने कंसेंसस पैदा करना है। डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश ये है कि दासू पे फाइनेंशियल क्लोजर हो गया है, उसकी इंटरनेशनल टेंडरिंग हो गई है। बादशाह पे फाइनेंशियल क्लोजर हो गया है, उसकी कोई टेंडरिंग होकर उस पर काम शुरू हो गया है।
या अभी उसकी कॉलोनीज बन रही हैं, अभी उसकी लैंड एक्विजिशन के मामला हल हो रहे हैं, अभी उसकी पावर स्टेशन की लोकेशन के ऊपर जो डिस्प्यूट थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं, और उसके फाइनेंसिस अभी हमारे पास अरेंज नहीं है। क्या हमारे पास बुंजी का फाइनेंशियल क्लोजर हुआ है तो उसके ऊपर कोई स्टडी मुकम्मल हो गई है? आंसर इज नो। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फर्दर डैम न बनाए, आप स्मॉल एंड मीडियम डैम जितने बन सकते हैं बनाए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस मामले पे हार्डन पोजीशंस हैं उनको छेड़ने का अभी फायदा नहीं है, क्योंकि उससे जो हमारा इत्तेफाक राय वाला काम है वो खराब हो। अब जरा गौर कीजिए, आपने अपने आर्गूमेंट में कह दिया कि कालाबाग डैम से जो कैनाल निकलने का पॉसिबिलिटी है और हाई डैम के ऊपर बादशाह या बदासू से नहर नहीं निकलेगी, यही सबसे बड़ा तनाजा है। आप स्टडी कीजिए इसको। मैं उस कमेटी में रहा हूं, मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में 2002 के बाद जब इस पे कोशिश की गई, जनरल जुल्फकार साहब उस वक्त वापडा के चेयरमैन थे, उस वक्त बाकायदा गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी कि जनाब हम इससे नहरें नहीं निकालेंगे, लेकिन सूबे इस बात पे भी मोतरज थे कि प्रोविजन ऑफ कैनाल भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए कि अपर रेपेरियन जो है वो पानी का अगर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि हम एक कौम है, ये बात दुरुस्त है कि हम एक मुल्क है, लेकिन इस मुल्क के अंदर रहते हुए हमें वसाइल की तकसीम का एक फार्मूला है हमारा। हम पैसे जो है वो भी एक फार्मूले के तहत तकसीम करते हैं, हम अपने अपने हकूक भी उसको फार्मूले के तहत लेते हैं, हम नौकरियां भी उस फार्मूले के तहत लेते हैं। तो ये कहना कि सूबाई हकूक और सूबाई डिविजिबल पूल से जाने वाला पैसा या जो अदर रिसोर्सेज हैं वो हम पाकिस्तान के तौर पर उसका फैसला करेंगे, ऐसा नहीं है। कार साहब, वक्त खत्म हो गया। बदकिस्मती से आपकी लाइन हमसे डिस्कनेक्ट होती रही, आपसे तफसीलन डिस्कशन नहीं हो सकी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की नॉर्मल सियासत को हटकर आप देखें जो क्रूशल इशू है इस मुल्क का, इसके दो बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो आज पाकिस्तान के लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं फाइनेंशियल। उसके दो वजूहात हैं, एक इसकी एनर्जी इंपोर्ट होती है, दूसरा इसका डेट जो है उसकी सर्विसिंग है, और डेट में भी बहुत ज्यादा उसका एनर्जी के प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है डेट में, लेकिन उस पर पोलिटिकल कंसेंसस जो है यहां पर बनता नजर नहीं आता। ये पोलिटिकल कंसेंसस हमें बनाना है, साइंस की मदद से, हकायक की मदद से ये कंसेंसस बनाना है। अगर पाकिस्तान को अगले 20 साल सर्वाइव करना है एक रेस्पेक्टेबल नेशन के, तो उसको पानी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसको पानी चाहिए और सस्ती एनर्जी चाहिए। ये आज के एक इंपॉर्टेंट लेसन है। थैंक यू सो मच। आसिफ किरमानी साहब का भी, अली मोहम्मद खान साहब का भी, कमर जमान कायरा साहब का भी बहुत शुक्रिया।